आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ये जगह है झारखंड राज्य के डाल्टनगंज एक शहर है और डाल्टनगंज में चंद्रा रेसिडेंसी एक जगह है जहाँ पे हम आज बैठे हैं और आज मेरे साथ बैठे हैं सत्येंद्र ठाकुर। साथ में बैठे हैं आपको मंगल किशोर महतो जी। ये दोनों ऐसे शख्सियत हैं जो समाज के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए समाज सेवी हैं और समाज में इन दोनों का अच्छा खासा नाम भी है और काम भी है। ये ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज के साथ आज हम बैठे हैं और चर्चा होगी जो भारत में अंदर ही अंदर जो फैल रही है दलिस्तान से संबंधित। इससे पहले वीडियो अभिषेक कुमार शर्मा जी के माध्यम से बना था और उनके विचारधाराओं को हमने समझा था, सुना था, चर्चा को हम लोग जान पाए थे। बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मैसेज किया है, कमेंट किया है कि ये जो वीडियो है बड़ा यूजफुल रहा है, आपका जानकारीप्रद रहा है और चूंकि समाज को बदलना चाहिए ऐसे कमेंट आए हैं। लेकिन आज हम फिर से विचारधाराएं जानने का प्रयास करेंगे जो ओबीसी समाज से हैं। तो हम पहले विचारधाराएं जानेंगे मंगल किशोर महतो जी से। मंगल किशोर सर, सवाल आज का यह है कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था और राम मंदिर का जिस दिन ओपनिंग था, बहुत सारे ऐसे जगहों पे और दलित समाज में जो खुशियां चाहिए, खुशियों की जो लहर होनी चाहिए थी, वो दलित समाज में ये खुशियों की लहर देखी नहीं गई और प्रैक्टिकल नहीं देखी गई। उनका विचारधारा हमने लेने का प्रयास किया था और इसके अगले वीडियो में हम दलित समाज के गांव में हम जाएंगे और उनकी विचारधाराओं को हम लेंगे। जब हमने पूछा था कि भाई प्रभु श्री राम का आज जन्म दिवस है और उनका प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, राम मंदिर का ओपनिंग हो रहा है, तो ये खुशियां आपके अंदर क्यों नहीं है? तो उनका कहना था कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा कल्याण में प्रभु श्री राम का कहीं भी हाथ नहीं है। जहां तक है कि हम लोगों के समाज को नीच, अछूत और दलित कहकर बुलाया जाता है। आज भी वो दुर्भावनाएं अलग अलग समाजों में, जो अगड़े समाज हैं, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो फॉरवर्ड समाज हो, इन तमाम लोगों के दिलों में आज भी अछूत की भावनाएं हैं, यानी हम हिंदू नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? जी सर, कोसो ट्रस्ट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका धन्यवाद जो आपने हमें इस मौके पर आमंत्रित किया। सर, जहाँ तक सवाल है रामलला का जन्म दिवस और स्थापना, तो ये खुद में ही एक भ्रांति है। चूंकि जैसा कि पुराणों में या वेदों में चर्चा है, तो उसके आधार पर मार्च महीने में उनका जन्म दिवस होता है, जो अभी अनायास राजनीतिक फायदे के लिए अभी उसको किया। इसका किसी भी तरह से जो सोशल इन्वॉल्वमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं। हमें जो लगता है कि सीधा से सा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये सारा खेल खेला गया। ये चलिए। बात सच है कि अंदर ही अंदर पूरे देश में एक, जो आपने कहा दलिस्तान की बात, वो बात सच है। रीजन यह है कि एक लंबे अरसे से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से ये इस देश में जब से राम राज की परिकल्पना की लोग बात करते हैं, तब से लेकर के इस एक दलित समाज को हाशिए पर रखा जाता रहा, जिसके कारण उनमें दुराव होना स्वाभाविक सा बनता जाता है। और सिर्फ दलित समाज ही नहीं, अभी मैं ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूँ। ओबीसी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि रामलला का जन्म दिवस मनाना या इस तरह का जो पाखंडी व्यवस्था है इसको करना कहीं से उचित नहीं था। ये राजनीतिक क्योंकि यानी
2024 के चुनाव के मद्देनजर ही ये सब सारा चीज किया गया है, इसका कहीं कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। चलिए ये अभिमंगल किशोर जी के साथ और भी हम सवाल करेंगे, इनकी विचारधाराओं को हम जानेंगे। इन्होंने कहा कि दलित समाज को हजारों साल पहले से हाशिए पर रखा गया है, आज भी रखा जा रहा है और जिसकी वजह से जो दलित समाज है और दलित समाज में नए लड़के जो अभी पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं, लेकिन उनको भी कहीं न कहीं दर्द है। हम अगला रुख करते हैं सत्येंद्र ठाकुर जी की तरफ से। सत्येंद्र ठाकुर सर, ऐसा है कि दलित समाज के जो बच्चे हैं, हमने बहुत ऐसे दलित समाज के बच्चों को हमने देखा है कि अपना नाम में जो टाइटल है उसे भी वो छुपाते हैं। जैसे उन्होंने रख दिया राजेश कुमार, या अलग अलग राज रख लेते हैं, या कोई और भी टाइटल रख लेते हैं। आज भी बहुत सारे, यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि अगर दलित समाज से कोई आईएएस ऑफिसर भी बन गया है तो उसने भी अपने नाम का जो सरनेम है उसे छुपाया है, आईएएस ऑफिसर उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी। और उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं डर है कि हमारा सरनेम की वजह से समाज, जिस जिला में हम पोस्टेड हैं, वो जिला में शायद वो दर्जा मुझे नहीं मिल पाएगा, शायद वो पोजीशन नहीं मिल पाएगी, शायद वो मुझे कद्र नहीं मिल पाएगा, शायद मुझे मान सम्मान नहीं मिल पाएगा। इस विषय पर सत्येंद्र जी आपका क्या राय है? जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र ठाकुर। एक्चुअल देखा जाए तो हमारा जो पुराने जो युग से है, जो आ रहा है, शुरू से ही दलित समाज को, स्टेमिना को गिराते हुए लोग आ रहे हैं। जब जब उठना चाहता हो तो किसी न किसी द्वारा किसी बात को लेके, राजनीतिक से हो या इस तरह से प्रेशराइज दिया जाता है कि वो उठ ना पाए। इसलिए अपना नाम को हर जगह पे वो, मतलब जहाँ राम लिखना हो या रवि लिखना हो, वो अपना पे चेंज कर देता है, क्योंकि आगे को पता ना चले कि अगर मैं किसी से बात करूं कि मैं फलाना राम, तो हाँ हमारा हिंद दृष्टि से देखना लोग चालू ना कर दें। ये सब बहुत बड़ी बात है और हम चाहते ये हैं कि अभी जो ये सब छुपा रहे हैं दलित लोग अपना नाम को, मैंने अपना कौम को, मैंने जैसे नाम पे राम जो, इसमें एकदम बोल्ड होके लिखना चाहिए कि मैं ये हूँ। जी तो क्या होगा, सभी एक गठित होंगे और आगे की ओर अग्रसर हो। जी, अब हम रुक करते हैं। अभी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं राम स्वरूप जी हैं, और राम स्वरूप सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा और पास में आने का प्रयास करें। मैं कैमरा को उधर घुमाऊंगा और हाँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट और हल्का सा चीज, हाँ आ जाइए। राम स्वरूप राम जी हैं और ये दलित राजरूप में साथी। अच्छा, ओबीसी समाज, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। ये राम स्वरूप मेहता जी ये ओबीसी समाज से आते हैं और विगत 20-22 सालों से ये पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। समाज के साथ काफी इनका जुड़ाव रहा है, घर से, दिल से रिश्ता रहा है। समाज के दुख सुख में ये हमेशा साथ में खड़े रहते हैं और यानी सुबह होता है, रात को 10 बजे ये घर पहुंचते हैं, यानी दिन भर काम इनका गांव-गांव जाना, लोगों से मिलना, उनके दुख सुख में शामिल होना। मैं राम स्वरूप जी से भी ये सवाल करना चाहूंगा कि समाज में, देश, भारत देश अब विश्व गुरु बनने के कगार पर है, जैसे हमारे राजनीतिज्ञ कहते हैं, और जिस प्रकार का काम काज चल रहा है, विश्व गुरु बनने के कगार पे है। पूरे विश्व में भारत देश का नाम बड़ा हो रहा है, अर्थव्यवस्था भी बड़ी होती जा रही है, रोजगार के अवसर भी बहुत सारे खुलते जा रहे हैं, विदेशों से इन्वेस्टमेंट भी हमारे देश में आ रही है। लेकिन हमारा जो समाज है, हिंदू समाज जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म के तहत हिंदू समाज का भी चाल चलन है और बोलचाल है। इसी समाज में जो दलित समाज है, उनके अंदर एक अलगाववाद की एक जो जड़ है, एक छोटी सी घाव अभी बन रही है, पनप रही है। और वो ऐसी पनप रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि, यानी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गृह युद्ध छिड़ जाए, यानी दलिस्तान के लिए।
मुझे दलिस्तान चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे विचारधाराएं आपको देखने को मिल जाएगा कि जो दलित समाज है वो अगड़े समाज को गाली दे रहा है, अगड़ा समाज है वो माँ बहन रोजी रोटी से लेके सब की गालियां दे रहा है। ये देखने को मिलता है, इंस्टाग्राम हो या बाकी जितने भी सोशल साइट पे आप सर्च करके आप तमाम लोग देख सकते हैं। मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, जो विचारधाराएं समाज में हैं वही विचारधाराएं मैं रखना चाहता हूँ। तो अगर रामस्वरूप जी आप ये बताएं कि दलिस्तान का डिमांड अगर लार्ज स्केल पे होने लगे, जिस तरह से खालिस्तान का डिमांड हो रहा था, बहुत सारे खून खराबे हुए, बहुत सारे गिरफ्तारियां भी हुई, दलिस्तान का अगर डिमांड होना शुरू हो जाए तो दलितों का जो रेशियो है जनसंख्या में भारतवर्ष में, हम समझते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ी संकट में आ सकती है। इस पे आप अपनी विचारधाराएं रखिए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ, झारखंड पलामू से रहने वाले हैं। खालिस्तान की बात करें तो जो ये देश का जो बंटवारा होता है, तो एक जिला से दूसरे जिला जब बनता है तो वहाँ भी लोग खून खराबा होता है। तो एक देश से दूसरे देश जो बंटवारा होगा तो वहाँ भी बहुत से खून खराबा होगा। लेकिन अगर वो जो गृह युद्ध जो बोल रहे हैं कि अगर खालिस्तान बनेगा तो गृह युद्ध हो जाएगा, वाकई सही है कि गृह युद्ध होगा। और गृह युद्ध में बहुत से होगा, जैसा अभी खालिस्तान की जो बात कर रहे थे, तो बहुत से अभी लोग उसमें खून खराबे हुए अभी देश देख रहा है। और यहाँ पर ये जो बोलेंगे कि राजस्थान की बात करें तो जो एक अच्छा नेता जो चुन के, अगर अच्छा एक बात करें केंद्र में एक अच्छा नेतृत्व वाला एक नेता अगर चुन के दिया जाए तो वो हम लोग को नहीं आवश्यकता पड़ेगा। अगर अच्छा बना जिसे राष्ट्रहित में काम करे, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट अभी हमारे बहन मायावती जी हैं, तो उनको एक रहता है कि हम किसी दबाव में ना काम करें। हमारे बहुत से ऐसे ऐसे नेता हैं जो किसी के दबाव में नहीं काम करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं कि जो जाति से राजनीति करने लगते हैं, जाति और धर्म से। हाँ, कि हम ये हैं तो वो हैं, हम ब्राह्मण हैं तो हम राजपूत हैं, तो हम ओबीसी हैं तो हम दलित हैं। तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए कि एक अच्छा जो लीडर होना चाहिए, एक नेतृत्व करने वाला चाहिए, जो हर जाति धर्म को एक ऊपर रख कर काम करना चाहिए। इससे हमको नहीं लगता है कि देश का जो बंटवारा हो या अलग अलग कौम का, अब कोई कहे कि फिर से एगो पाकिस्तान बनना, मुस्लिम धर्मावलंबियों जब कहेंगे कि हम हमको फिर से एगो राज्य दे दे, देश कर दे। अब हम ओबीसी लोग कहेंगे कि अब ओबीसी हमारा एक अलग से देश हो जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। और ये तो गृह युद्ध होगा ही, अगर वो ऐसा मैटर आता तो गृह युद्ध ज्यादा हो जाएगा, जी बहुत खराबी जी, होगा। रामस्वरूप जी का भी कहना है कि संभावनाएं हैं कि गृह युद्ध हो सकती है। इसका कारण ये है कि जो अभी तक हमारे राजनेता हैं और हर समाज के एक राजनेता उभर कर आ जा रहे हैं, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे अगड़ा समाज हो, यहाँ से जो नेता हैं वो नेता अभी जो राजनीति करते हैं वो धर्म की करते हैं और जात और पात की करते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण नीतीश जी रहे हैं वो देखने को मिलता है। क्योंकि उन्होंने ही बिहार से जातिगत जनगणना उन्होंने करवाया, और ताकि ये पता कर सके कि ये दलित कितना है और वहाँ पे बाकी और अलग अलग जातियां कितने हैं। और ये कहा गया है कि ये जातियों को, यानी जाति के जनसंख्या के आधार पे हम एक कैलकुलेशन कर सकेंगे कि भाई उसको कितना बेनिफिट देना है, कितना डेवलप करना है। तो ये समझ से समाज के लिए क्या उचित रहेगा, ये सवाल हम आपको मंगल किशोर महतो जी से करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी जवाब दें सर कि जो दलिस्तान का जो सब्जेक्ट है, दलिस्तान का सब्जेक्ट खत्म हो जाए, इसका निराकरण क्या है? आप अपनी विचारधाराएं रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात आपने दो तीन प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया सर। एक तो बिहार के नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराया, जिसका मानना है, जो आपके शब्दों से उजागर होता है कि इससे कहीं ना कहीं समाज में बिखराव,
लेकिन नहीं, अगर समाज के समुचित विकास की बात हो तो ये आंकड़ा भी सामने होना चाहिए कि किस समाज को कितना हिस्सा मिलना चाहिए जी और ये तब ही संभव होगा जब आपके पास जातिगत आंकड़ा हो। जी क्योंकि इतिहास गवाह है, अभी तक शासन व्यवस्था में, चाहे वो आजादी के पहले की बात हो या आजादी के बाद की बात हो, जी जो हिस्सेदारी एससी एसटी ओबीसी समाज को चाहिए वो अभी तक नहीं मिली। जी और न इस तरह के मानसिकता वाले राजनेता पैदा हुए। जी एक राजनेता थे जिन्होंने समाज को बहुत बेहतरीन तरीके से जगाया, हमें उनका नाम लेने में गर्व महसूस होता है, माननीय कांशीराम साहब, जी जिन्होंने सभी समाज को संगठित करने का वो किया। और आज उसी का नतीजा है कि आप जो अभी बोले कि दलिस्तान का हम्म आवाज उठ सकता है, हम्म, ये निश्चित रूप से उसी जागरूकता का परिणाम है। अच्छा जी जी इसमें माननीय कांशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी राम स्वरूप जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि पूरे देश में अभी एकमात्र राजनेता हम्म माननीय बहन मायावती हैं जी जिन्होंने जात पात का राजनीति अभी तक नहीं किया। जी 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 वो सर्व समाज को लेकर के सभी लोगों की हिस्सेदारी की बात को करके और आगे बढ़ने की बात कर रही हैं। ये बात मैं गर्व के साथ कर सकता हूँ। जी जहां तक जातिगत जनगणना की बात है तो हम नीतीश कुमार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि पूरे देश स्तर पर जातिगत जनगणना हो और उस जातिगत जनगणना के अनुसार उस समाज को उतनी भागीदारी राजनीति में, उतनी भागीदारी शासन में, शासन प्रशासन में, उतनी उस हिसाब से उसको सामाजिक सरोकार में भी हिस्सेदारी जी मिलनी चाहिए। लेकिन ये डेवलपमेंट की बात है, इसका जो अभी स्थितियां बनती जा रही है अलगाववाद का, जाति जाति में दलिस्तान की बातें उठ रही है, लोग अलग अलग हो जाते हैं कि चलो भाई राजपूत इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, दलित इतने हैं, महतो इतने हैं, ओबीसी इतने हैं। तो ये बात जेहन में लोगों को जातिगत जनगणना करने की वजह से ये जात पात की जो भावनाएं हैं लोगों के दिमाग में अब ज्यादा प्रखर हो जाता है, यानी उनके दिमाग में एकदम से पिंच करते रहता है 24 घंटे। समाज भूल रहा था, दलित भूल रहे थे, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सारे समाज आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में ये जातिगत व्यवस्था को लाकर, जनगणना को लाकर, जाति की बातें करके, धर्म की बातें करके जिस प्रकार से ये जो घाव है वो ताजा होती जा रही है, जिसका इफेक्ट समाज पे निगेटिव भी पड़ता जा रहा है, जो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि कहीं देश के अंदर अलगाववाद ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए, दलिस्तान का डिमांड ना हो जाए, कहीं खून खराबा ना हो जाए। इस पर आपको क्या कहना है? जी सर, बहुत अच्छे प्रश्न की ओर आपने इशारा किया सर जी ये आवाज जो है एक जागृति का परिणाम है जी ये जनगणना का परिणाम नहीं है। जी जनगणना ही उस जागृति का परिणाम, अच्छा जो जातिगत जनगणना हुआ जी वो उस जागृति का परिणाम, जी जो लोगों में समझ विकसित हुआ कि हम एससी एसटी ओबीसी मिलाकर के 80% लोग जी शासन में 10% भी नहीं, संपत्ति में हम 10% में भी नहीं है, व्यापार में हम 10% में भी नहीं है, यानी हमारे जो हिस्सा 85 से 90% की हिस्सेदारी है जनसंख्या के अनुसार, और हमको शासन प्रशासन से लेकर के राजनीति में 10 से 15% भी हिस्सेदारी नहीं है। ये बात जब उनके मन में जागा तो ये डिमांड पैदा हुआ कि जातिगत जनगणना कराए जी और जातिगत जनगणना होना एकदम देश हित के लिए जरूरी, इससे अलगाव कहीं नहीं होगा सर। हम अगर एक स्वच्छ राजनीतिक मानसिकता से अगर हमारे राजनेता इस बात को लागू कर दें कि भाई मेरे ओबीसी समाज 55 से 60% की आबादी रखता है पूरे देश में, तो उसको हिस्सेदारी उतना दे दें तो स्वतः लड़ाई खत्म हो जाती है सर। जी अभी जो दलिस्तान की बात चल रही है, पनप रही है, अलगाववाद की बातें पनप रही है, अभी देश में दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी है एक समाज,
वो अपने आप को अलग थलग मानने लगी है और मानती है, और इसी प्रकार से उनके ब्रेन को भी वॉश किए जाते हैं। यानी हर समाज में एक अगड़ा नेता होता है जो इस प्रकार से उनके ब्रेन को वॉश करता है। मैं सत्येंद्र जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार के नेता के बातों को माननी चाहिए? पहला सवाल। दूसरा, साथ में ही आपको जवाब देना है कि जो अगड़ा समाज है, अगड़ा समाज दलित समाज को जो मान सम्मान देना चाहिए, भाईचारा रखनी चाहिए, तो क्या ऐसा व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सत्येंद्र जी, आप अपना विचारधारा को यहाँ पे रखें। नहीं, जरूर करना चाहिए जी। देखिए, मानवता में अगर देखा जाए सभी उतने ही इज्जत के दावेदारी रखते हैं जी। जितना एक आम इंसान हो, चाहे वो जनरल हो, जी। ओबीसी हो, अदरवाइज दलित हो, डिफरेंट कोई भी हम्म, मनुष्य जाति पे अगर हम आते हैं हम बराबर सम्मान करते हैं। जी। ये नहीं हमें देखा जा रही या कोई भी गलत लैंग्वेज से आदमी यूज करके उसका स्टेमिना हो या कुछ भी हो गिरा देता है, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। अगर आपको हम आप बोल रहे हैं तो हम भी हक रखते हैं कि मुझे भी आपको बोलना है। जी। इस तरह राजनीतिक लोग करते हैं बहुत अलग अलग तरीके से, जहाँ पे थोड़ा हम लोगों को राजनीतिक में तो यही चीज होती है कि बस इसको दलित को कहा और उसी को कहा, तो या इन लोग जो 85% लोग जिसे माना जाता है वो 85% है, सर ने बोला 60 जो मुझे जहाँ तक जानकारी है 85 से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो सम्मान की बात है तो हम पूरा का पूरा हकदार और हम चाहते हैं राजनीति करने वाले लोगों से भी मेरा ये कहना है ये सब चीज ना हो और बराबर का सम्मान। जी, यानी राजनीतिक करने वाले जो लोग हैं, अगड़े समाज, हर समाज में से एक नेता उत्पन्न होते हैं और वो धर्म की राजनीति करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं। यानी उनको ये चाहिए कि धर्म और जात पात की राजनीति ना करें, क्योंकि इसकी जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ही भयावह होने वाला है। क्योंकि क्या है, दलिस्तान की बातें हो जाएगी, ओबीसी की बातें हो जाएगी, खालिस्तान की बातें हो जाएगी, देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पे आ जाएगा। ये अभी किसी को दिख नहीं रहा है, ये अंदर ही अंदर समाज में ये बातें फैलती जा रही है। नफरत तो आज भी है। एक समाज ऐसा है जो कहता है कि भाई हम लोग तो अभी सब भूल चुके हैं, इसे आदत में लाने की आवश्यकता है। अगर अगड़ा समाज यानी जो फॉरवर्ड है वो कहते हैं कि हम लोग तो कहाँ दुर्व्यवहार करते हैं, अगर दुर्व्यवहार नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ मन में ये बात नहीं रखनी है, समाज में ये बात लेकर आने की आवश्यकता है। यानी समाज के जो पीछे जो बैकवर्ड हैं, बाकी जो दलित हैं, आपको उन्हें मान सम्मान देने की आवश्यकता है, जात नहीं पूछने की आवश्यकता है, और जो विचारधाराएं हैं वो समान होने की आवश्यकता है, ताकि दलित समाज हो, जो बैकवर्ड हो, उनको कहीं ठेस ना पहुंच जाए, उन्हें कहीं दर्द ना हो जाए, कहीं डिमांड ना बढ़ जाए, कहीं दलिस्तान की बातें ना हो जाए। इस पर हम राम स्वरूप जी से जानना चाहेंगे कि क्या अगड़े समाज को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? धन्यवाद सर, आपने हमसे पूछा। अगला समाज जो करता है वो अपने आप को बहुत बड़ा प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी मानता है। हम लोग कि हम बहुत बड़ा ये हैं क्योंकि उन लोग जो मानता है कि हम 100 में 15 हैं और 85 पे भारी हैं। तो उन लोग का ये मानसिकता ही है कि हम लोगों में जो पिछड़ी जाति जो लोग हैं, चाहे दलित लोग हैं, सबको मानसिकता प्रताड़ित करें और हम उस पर राज करें। उन लोग को यही भावना जो है आज तक जो है लेके आया है, और हमको नहीं लगता है कि उन लोग को जो मानसिकता है वो कभी चेंज होने वाला है। जी। जी, राम स्वरूप जी का कहना है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो फॉरवर्ड क्लास हैं, जो अगड़ी जातियां हैं, उनके मानसिकता में कोई बदलाव आएगा। भले वो 15% ही हैं, वो बाकी के 85% पे राज करना चाहते हैं, राज करते आए हैं, और इस प्रकार की विचारधाराएं हैं। तो जब तक वो इस प्रकार की विचारधाराओं को वो त्यागेंगे नहीं, तब तक ये जो
अंदर से एक नासूर बनती जा रही है, अलगाववाद की बातें होती हैं, खुशियां नहीं कहीं बनती है, तो उसका जो परिणाम है वो बड़ा ही भयावह होगा। इस बात पर हम मंगल किशोर जी से राय लेना चाहेंगे कि आखिर अगड़ा समाज को अपनी विचारधाराओं को बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए। जी सर, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि इस बात में थोड़ा सा आपसे विभेद भी है। बहुत सारे अगले समाज के लोग आज परिस्थिति को समझ करके उस ओर अग्रसर हैं जी कि समान व्यवहार होना चाहिए, समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। इस ओर कुछ जो प्रबुद्ध अगले हैं जी वो बढ़ रहा है जी, और समय का मांग भी है समय का मांग भी है। कि उनको समान रूप से सम्मान देना चाहिए। और जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो हमको लगता है कि जो एससी समाज यानी दलित समाज की बात करें या ओबीसी समाज की बात करें, जी वो खुद भी इसके लिए दोषी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, इसलिए कि वो उस तरह से अपने आप को स्टैंड भी नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। जो उस समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, राजनीतिक लोग मैंने बोला, प्रबुद्ध जी। लोग हैं, जिन्हें सामाजिक सोच है, जो शासन प्रशासन में भी पहुंच चुके हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज को सही रास्ता दे करके वो कैसे मान सम्मान को प्राप्त कर पाएंगे, इस ओर अग्रसर करें। जी हाँ। और यहीं पे दलिस्तान वाली बात समाप्त हो सकती है। जी जी, तो चलिए, मंगल किशोर जी ने कहा कि दलित समाज से जो लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी ये पूरा जिम्मेवारी बनता है कि अपने समाज को, उनके रहन सहन को, उनके तौर तरीकों को, उनके बातचीत करने के अंदाज को बदलने की आवश्यकता है। समाज में जाकर काम करने की आवश्यकता है। अगर ये पढ़े लिखे लोग, दलित समाज के ही पढ़े लिखे लोग अगर ये काम करना शुरू कर दें, तो समाज उनको मान सम्मान देना शुरू कर देगा। यानी अगड़ा जो समाज है वो स्टार्ट तो किया है, लेकिन दलित समाज को भी चाहिए कि वो दलित समाज को भी चाहिए कि वो अपना मान सम्मान, अपना हक ले सके। इनका कहना है, ये बहुत अच्छी जानकारी है। चलिए हम अब इस चर्चा में अंतिम पड़ाव की तरफ रुख करते हैं। सत्येंद्र ठाकुर जी से हम ये एक सवाल करते हैं कि भारतवर्ष सनातन धर्म को मानता है और सनातन धर्म ये चाहिए कि किसी भी प्रकार का अलगाववाद पनपे ना। यानी सनातन धर्म में पूरा भारत समा जाए, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, एक जगह प्रार्थना करे, आए जाए और सनातन धर्म को माने। तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी जाकर भारत विश्व गुरु बन पाएगा। इस पे सत्येंद्र ठाकुर जी का क्या विचार है, जानते हैं। जी सर, आपने सही कहा जी। कि अगर सनातन धर्म मानते हैं हम लोग थोड़ा सा जोर से। हाँ। भारत में, तो हम लोग एक पैडलर होना चाहिए। सभी को उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए जितने और लोग चाहते हैं। जो दृष्टिकोण दृष्टिहीन देखते हैं हम, उस हिसाब से देखा जाए तो एक बराबर सभी को उतना प्राथमिकता दिया। पूजा करने लोग जाते हैं, या ओबीसी दलित जाते भी है, उन लोगों को थोड़ा देखा जाता है, यही पहले ये है वो है, बराबर का सम्मान दिया जाए और भारत को महान बनाने के लिए इस कार्य को करना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि सनातन धर्म में पूरा समाज हमारा भारत का एकजुट कर हो, एक ही जगह रहे, एक दूसरे को बराबर मान सम्मान मिले, तब जाकर भारत विश्व गुरु बन सकता है, सनातन धर्म की जय हो सकती है। अन्यथा आपस में ही अलगाववाद होने की संभावनाएं पूर्ण रूपेण रूप ले रही है। इससे सजग रहने की आवश्यकता है। आज का चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा दलित समाज के गांव में जाकर दलिस्तान का जो डिमांड होने वाला है या चर्चाएं चलती है, अलगाववाद की बातें हैं, हम उन्हीं के जुबानी आपके सामने उनके चर्चाओं को लाकर रखेंगे आप लोग के सामने। आज की चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।